अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान एक बार फिर आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडिविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक बुज़ुर्ग सी शख्सियत, ये हैं जनाब फ़िराक गोरखपुरी। नाम इनका असल रघुपति सहाय है, लेकिन अदब की ज़िंदगी में, उर्दू अदब की ज़िंदगी में फ़िराक गोरखपुरी के नाम से बहुत मशहूर हुए हैं। बहुत अजीम गज़ल गो शायर हैं। ना सिर्फ गज़ल गो शायर हैं बल्कि इनसे मुतालिक और भी ज़िंदगी की बहुत सारी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इनको उर्दू अदब में पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। पहले से शायर हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड, जो हिंदुस्तान का अदबी सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, वो मिला है। बहुत ही शानदार आपने गज़लें लिखी है। काफ़ी नए नए शब्दों को उठाना, नए नए अल्फाज को अपने गज़लों में ऐड करने का उन्होंने काम किया है। नए नए अल्फाजों की ईजाद भी कर दी है। मलगुजाहटें, रसमसाहटें, ठीक है, समसमाहटें, काफ़ी ऐसे वर्ड को आपने ऐड किया है और अपनी गज़लों को नया रंग दिया है। ऐसी बहुत सी तारीफ़ों वाली चीज़ें हैं जब हम किनके बारे में, फ़िराक गोरखपुरी के बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो बिना वक्त आपका ज़ाया किए हम सीधे चलते हैं दोस्तों टॉपिक की जानिब। आज की इस क्लास में दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों फ़िराक गोरखपुरी की पूरी सवाने हयात, इनकी ज़िंदगी में क्या क्या गुजरा है, कैसे कैसे हालात रहे हैं, सब बातों पढ़ेंगे। एक चीज़ आप नोटिस करा होगा आपने कि ये फ़िराक की जगह फनराक क्यों हो गया, ये डॉट यहाँ क्यों, ये नुक्ता तो यहाँ आना चाहिए था। दोस्तों इसको बोलते हैं फॉन्ट एक्सक्लेमेशन। क्या बोलते हैं इसको? फॉन्ट एक्सप्लेनेशन। फॉन्ट इस तरह डिज़ाइनदार होता है कि इसका फॉन्ट का नुक्ता यहाँ से वहाँ चला जाता है। बल्कि आप पाकिस्तानी वेबसाइट, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल देखेंगे तो बड़े फॉन्ट फेंको ना जाने कैसे लिख देते हैं वो तो ये को ऐसे लिखते हैं। ये आप बताओ ये कहाँ से ये लग रहा है, लग ही नहीं रहा है। ऐसे ऐसे फॉन्ट भी होते हैं। मुझे फॉन्ट अच्छा लगता है इसलिए मैंने लगा दिया। चलिए आज की क्लास पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले पढ़ेंगे तारुफ और शख्सियत। फ़िराक गोरखपुरी की तारुफ पढ़ेंगे, उनकी शख्सियत पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे तालीम, उनकी शिक्षा के बारे में। फिर पढ़ेंगे मुलाजमत और हालात ज़िंदगी, क्योंकि हालात ज़िंदगी के दौरान ही इंसान की मुलाजमत रहती है। उसके बाद पढ़ेंगे अहम तसानीफ़, कलाम की खसूसियात, एजाज़ व इनामात, एजाज़ात व इनामात, और बाद में पढ़ेंगे अक़वाल, लोगों ने इनके बारे में क्या क्या कहा है। आपको हमेशा की तरह बता दूं, सबसे ज़्यादा आपके सवाल अगर बनेंगे इनकी अहम तसानीफ़ से, ये चीज़ आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। एक इनके एजाज़ पूछे जाते हैं। अक़वाल में 2-3 अक़वाल हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूंगा। और हालात ज़िंदगी से कुछ चीज़ें हैं जो आपको निशानदेह रखनी है। कलाम की खसूसियात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तालीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तारुफ शख्सियत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होने की वजह ये नहीं कि नहीं है मतलब सवाल आएंगे नहीं, आ सकते हैं। ये चीज़ आपको इसलिए कहा है कि आप इन 2-3 टॉपिक पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। पढ़ना आपको सारा है, याद आपको सारा रखना है, इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करें। यही से अब तक की गुज़िश्ता इम्तिहान में सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? टॉपिक नंबर 1 क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तारुफ और शख्सियत। कौन है फ़िराक गोरखपुरी? आइए देखते हैं। असल नाम इनका है दोस्तों रघुपति सहाय। क्या नाम है? रघुपति सहाय। लेकिन तखल्लुस क्या लगाते हैं दोस्तों? फ़िराक। क्या लगाते हैं? फ़िराक। फ़िराक का मतलब होता है जुदाई। पैदाइश इनकी 28 अगस्त 1896 ईस्वी बिनवारिया तहसील के गांव बांस, जिला गोरखपुर में हुई है। और वफात इनकी 3 मार्च 1982 ईस्वी दिल्ली में हुई है। आपको पूरी चीज़ें याद ना रहे तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आप गोरखपुर में पैदा हुए थे, दिल्ली में वफात हुई थी, 1896 में पैदा हुए थे और 1982 में इनकी क्या हुई थी? वफात हुई थी। और यही दोस्तों क्या है? इंपॉर्टेंट भी है और ये ऑथेंटिक भी है। एनसीईआरटी में भी यही है, आपको यही चीज़ याद रखनी है। अगर कहीं और 1896, 1897, 98 लिखा हो तो आपको नहीं मानना है, यही डेट क्या ऑथेंटिक है। आपके वालिद जो है दोस्तों मुंशी गोरख प्रसाद इनका नाम है, और वालिदा का नाम था दुलारी देवी। क्या नाम था दोस्तों? दुलारी देवी। आपके जो वालिद हैं दोस्तों ये भी शायर थे, और ये इबरत तखल्लुस रखते थे। इनके शायर, इनके वालिद साहब भी कौन थे? शायर थे। फ़िराक बेबाक, निडर और खुले जहन के इंसान थे, के साथ साथ 20वीं सदी के अहम तरीन गज़ल गो शायर थे। 20वीं सदी के अहम गज़ल गो शायर, नए ज़माने की जदीद गज़ल गो शोरा में भी इनको शामिल किया जाता है। बिल्कुल बेबाक थे, बात को कहने से डरते नहीं थे, बिल्कुल निडर किस्म के इंसान थे। फ़िराक के कलाम में हुस्न व इश्क के अलावा जमालियाती तासुरात भी मिलते हैं, बल्कि फ़िराक एक तासुराती तनकीद निगार भी हैं। आप एक प्रभावशाली आलोचक हैं। कौन है? प्रभावशाली आलोचक हैं। आपने तनकीद निगारी भी की है, और आप तनकीद निगारों की जो फहरिस्त होती है उसमें तासुराती तनकीद निगार में आप क्या होते हैं? शामिल होते हैं। फ़िराक
फिराक गोरखपुर के कायस्थ जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। पिछली बार मैंने जब क्लास ली थी तो बताया था कायस्थ कोई ब्राह्मणों की शायद कास्ट होती है शायद, और कहीं मैंने पढ़ा है राजपूतों की कास्ट होती है। मुझे इस बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैं इस मजहब से बिलोंग नहीं करता हूँ। आप देख लीजिए, बस कायस्थ आपको याद रखना है, कायस्थ आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, जा बजा मैंने कई किताब पढ़ा है कि कायस्थ राजपूतों की कोई कास्ट से आप बिलोंग करते थे। वालिद मुंशी गोरख प्रसाद इबरत खुश फिक्र इंसान और पेशे से एक वकील थे। आपके वालिद जो थे मुंशी गोरख प्रसाद जो थे, ये इबरत तखल्लुस रखते थे और बहुत खुश फिक्र इंसान, खुले दिल के इंसान थे, हंसी मजाक वाले, ज़राफत वाले, और एक वकील थे। पेशे से क्या थे दोस्तों? वकालत का काम करते थे। फिराक उर्दू के अलावा अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत अदब से भी गहरी वाकफियत रखते थे। हालांकि इनके अलावा इनको फारसी भी आती थी। क्या आती थी? फारसी भी आती थी। लेकिन आपने जो अहमियत होती है, महारत होती है, आपको अंग्रेजी में, हिंदी में, संस्कृत में गहरी वाकफियत थी। उर्दू अदब के शायर होने के बावजूद आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 3rd ग्रेड रीड के टीचर नहीं, छोटे मोटे टीचर, बल्कि प्रोफेसर हैं। इंग्लिश के प्रोफेसर होना बहुत बड़ी बात है, और छोटे मोटे नहीं, बहुत जानदार वाले टीचर थे। अंग्रेजी में बहुत बड़ा इनका दबदबा था उस ज़माने में, अंग्रेजी ज़बान में दबदबा था बहुत उस ज़माने के बड़े पहुँचे हुए टीचर थे ये। अब बात करते हैं दोस्तों तालीम के बारे में। इतने पहुँचे हुए टीचर हैं तो पक्की बात है पढ़ाई भी अच्छी की होगी आप लोगों की तरह, है ना। चलिए बात करते हैं शिक्षा के बारे में। रिवायत के मुताबिक फिराक की इब्तिदाई और उर्दू फारसी की तालीम घर से ही हासिल की। पहले के ज़माने में मैंने कहा ना, स्कूल वगैरह पर इतना जोर नहीं था, घर से ही बच्चों को तालीम मिलती थी। मैंने खुद ने भी शुरुआत की तालीम घर से ही प्राप्त की है। हालांकि मैं स्कूल भी गया हूँ, पर उर्दू की जो तालीम है मेरी, वो मेरे वालिद साहब ने मुझे अता की है, और ये वालिद साहब का ही करम है, उनकी शफ़क़त है मुझ पर कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये उनकी मोहब्बतों का मुजाहिरा है कि मुझे इस लायक बनाया, इस काबिल बनाया कि आपको उर्दू पढ़ा पा रहा हूँ। तो बचपन में इन्होंने भी उर्दू और फारसी की तालीम कहाँ से पढ़ी है दोस्तों? घर से ही पढ़ी है। घर के करीब ही एक मॉडल स्कूल में और उसके बाद मिशन स्कूल में दाखिला लिया। स्टार्टिंग में प्राइमरी के लिए मॉडल स्कूल चले गए, फिर थोड़ी आगे बढ़ने के लिए मिडिल स्कूल के लिए आप मिशन स्कूल चले गए। इसके बाद गवर्नमेंट जुबली कॉलेज में, और उसके बाद इलाहाबाद कॉलेज चले गए। ये इनका तालीम का सिलसिला रहा। पहले मिडिल स्कूल, फिर मिशन स्कूल, फिर जुबली कॉलेज, गवर्नमेंट जुबली कॉलेज, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये इनका तालीम का आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप आगे रुझान रहा। वहाँ उनका दाखिला म्योर सेंट्रल कॉलेज में हो गया। यहीं से उन्होंने FA का इम्तहान पास किया है। FA का इम्तहान पहले भी काफ़ी सारे शौरा का और काफ़ी मुसन्निफीन का आप पढ़ चुके हैं। यहाँ उनकी मुलाकात अरबी फारसी के प्रोफेसर मोहम्मद नासिर से होती है। इलाहाबाद जाने के बाद जब म्योर यूनिवर्सिटी में जब आप पहुँचते हैं, म्योर कॉलेज पहुँचते हैं, वहाँ पर इनकी मुलाकात किनसे होती है? मोहम्मद नासिर, प्रोफेसर मोहम्मद नासिर, जो कि अरबी फारसी के प्रोफेसर थे, उनसे इनकी मुलाकात होती है। और ऐसे मेरे भी बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने उर्दू को बिल्कुल तर्क कर दिया था कि उर्दू से तो हमारा कुछ नहीं बनने वाला, उर्दू से हमारा कुछ नहीं बनने वाला, उर्दू में हम पढ़ने नहीं, हमें कोई दूसरा सब्जेक्ट चुन लेना चाहिए। लेकिन जब यूट्यूब पर वीडियो देखा या जब मुझसे कहीं ना कहीं अटैच हुए तो उनको लगा कि नहीं, उर्दू बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, उर्दू बहुत पढ़ने वाली, बहुत काम की चीज़ है, तो मुझे उर्दू और पढ़नी चाहिए, उर्दू में और थोड़ी रुचि लेनी चाहिए। तो कहीं होता है ऐसा, कई बार होता है कि एक अच्छी उस्ताद मिलने से या किसी की अच्छी सोहबत मिलने से हम उस चीज़ की तरफ क्या हो जाते हैं? राग़िब हो जाते हैं। तो ये जो इनके उस्ताद जो थे ना, प्रोफेसर मोहम्मद नासिर, ये खुद भी क्या थे? ये एक शायर भी थे, और इनकी सोहबत में शेर गोई का इनको क्या हो गया? शौक हो गया। प्रोफेसर मोहम्मद नासिर से इनको लगाव था, वो खुद शायर थे। आपके साथ रहने से, आपके साथ अटैचमेंट से, सोहबत से आपको भी क्या हो गया? शेर व शायरी का शौक लग गया। इसके बाद वसीम खैराबादी, फिर रियाज खैराबादी को उन्होंने शायरी में अपना उस्ताद बनाया। किसको बनाया दोस्तों? पहले तो आप मोहम्मद नासिर से मुंसलिक हुए, अटैच हुए। उसके बाद वसीम खैराबादी और रियाज खैराबादी से आपने क्या किया? इस्लाह लेना शुरू किया, जैसा कि सभी शायर लेते हैं। शायरी से ज़ौक़ का एक सबब ये भी है, ये बचपन में अपने वालिदैन के साथ तुलसीदास के रामायण का पाठ सुनने जाते थे। ये भी शायरी में दिलचस्पी का एक सबब है। ये क्या, जब छोटे थे ना, बच्चे थे, तो क्या करते थे दोस्तों? इनको शेर व शायरी का शौक लग गया था। क्यों लग गया था? क्योंकि तुलसीदास जी का पाठ सुनने जाते थे। ठीक है, उस पाठ सुनने राइमिंग में, उस संगीत में, उस लय में आप एकदम मगन हो जाते थे कि कहीं ना कहीं आपको भी आगे जाकर शेर व शायरी का क्या हो गया दोस्तों? शौक लग गया। ये था दोस्तों का तालीम का सिलसिला। अब बात करते हैं कलाम की खुसूसियत। हर शायर का अपने तर्ज उस्लूब होता है, एक ढंग होता है, एक तरीका होता है लिखने का। तो आपका ढंग भी थोड़ा सा अलग हटके है।
क्या है बाकी शायरों से जो इनको जुदा करता है, क्या है देखते हैं। बकौल फिराक उन्होंने 19 बरस की उम्र में शायरी शुरू की, यानी 1916 में शायरी का आगाज किया और अमीर मीनाई से अपनी शायरी पर इस्लाह ली। अमीर मीनाई नाम जानते हैं आप, बहुत अजीम शायर हैं अमीर मीनाई। उनसे आपने शायरी में इस्लाह ली और महज 19 बरस की उम्र में आपने क्या की, शेर व शायरी शुरू की। फिराक एक इश्किया शायर थे और उनके कलाम में इश्क के मुख्तलिफ रंग नजर आते हैं। फिराक ने गज़लें, नज़में, रुबाइयात वगैरह लिखी हैं, लेकिन असलन वो गज़ल गो शायर हैं। ऐसा नहीं है कि फिराक ने नज़में लिखी हैं, रुबाइयात लिखी हैं और दूसरी चीज़ें लिखी हैं तो आप दूसरे शायर हो गए। नहीं, आपने नज़में, रुबाइयात सब लिखी हैं, लेकिन आप कहलाते क्या हैं, गज़ल गो शायर ही कहलाते हैं। आपकी अजमत, आपकी शोहरत गज़ल लिखने से है। फिराक एक गज़ल गो शायर थे, बल्कि गज़ल में मुनफरिद अंदाज के मालिक थे। मुनफरिद, हटकर, एक अलग अनूठा अंदाज आपका अलग था लिखने का। जब इनकी गज़लें पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने किस तरह से लोगों से हटकर गज़लें लिखी हैं। फिराक के कलाम की खसूसियात जिनसियत, जमालियात, फितरत परस्ती और हिंदुस्तानियत है। कुछ नई बातें। फिराक के कलाम की खसूसियत, विशेषता क्या? जिनसियत है, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन है, इश्क मोहब्बत है, जमालियात है, खूबसूरती चीज़ें हैं, फितरत परस्ती है, प्रकृति को लेकर लिखा है, और हिंदुस्तानियत यानी हिंदुस्तान के कल्चर को लेकर उसमें नज़र आता है कि हाँ ये हिंदुस्तान की शायरी है, ये हिंदुस्तान की शायरी है। बहुत ज़्यादा खालिस फारसी के अल्फाज वगैरह को आपने क्या किया है, मुनक़ता किया है, थोड़ा काट के रखा है। फिराक ना सिर्फ मुसहफ़ी के दिलदादा थे, बल्कि ज़ौक़, दाग और नासिक का असर भी आपने कबूल किया है। मुसहफ़ी के दिलदादा कहते हैं डाई हार्ट फैन, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करना, मुसहफ़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। बल्कि ज़ौक़, दाग और नासिक, शेख इब्राहिम ज़ौक़, दाग दहलवी और इमाम बख्श नासिक, तीनों को आपने क्या किया, उनका नसर भी आपने कबूल किया है। फिराक ने अपनी शायरी में मीर, गालिब, हसरत मोहानी, मुसहफ़ी का अंदाज भी इस्तेमाल किया है। हालांकि उनके इब्तदाई कलाम में अमीर मीनाई, सफ़ी लखनवी और अजीज़ का रंग भी नुमाया है। आपने जब नई नई शायरी लिखना शुरू किया था तो पहले पता कि कॉलेज के प्रोफेसर से पहला थोड़ी बहुत नासिक साहब से तो अटैचमेंट हो गए थे। उसके बाद जब आपने शेर व शायरी की, जब प्रॉपर एकेडमिक टाइप से जब लिखना शुरू किया, अमीर मीनाई साहब इस्लाह लेते थे तो अमीर मीनाई का, सफ़ी लखनवी का और अजीज़ का रंग आपने शुरुआत में इस्तेमाल किया। जब आपका पढ़ने पढ़ाने का तरीका वुसअत पा गया, थोड़ा बढ़ गया, तब आपने गालिब को, मीर को, हजरत को और मुसहफ़ी को भी अपने पैराए में लाना, आपने लिखने के लिए आपने शामिल कर लिया। फिराक का कहना है कि अगर आपको मुहज़्ज़िब और शाइस्ता नजर आना है तो उर्दू शायरी सीखिए। फिराक खुद कहते हैं अगर आपको मुहज़्ज़िब, एक सभ्य, एक जेंटल पर्सन बनना है तो उर्दू शायरी आपको आनी चाहिए। इतना अच्छा मानते उर्दू शायरी को। फिराक के कलाम में हिंदुस्तानी रंग नजर आता है। अपने कलाम में हिंदी जबान के शीरी अल्फाज के साथ ही लहलहाहटें, रस्मसाहटें, मलगुजाहटें जैसे अल्फाज भी फिराक ने वज़ा किए हैं, बना दिए हैं। फिराक ने जो लिखा है उसमें हिंदुस्तानियत नज़र आती है, हिंदुस्तान की हिंदी भाषा उसमें नज़र आती है। हिंदी के भी छोटे छोटे मीठे अल्फाजों का आपने, हिंदी के प्योर और अच्छे अल्फाजों का आपने अपनी गज़लों में शामिल किया है। ना सिर्फ शामिल किया है बल्कि लहलहाहटें, रस्मसाहटें, मलगुजाहटें, समसमाहटें, इस तरह के बहुत सारे वर्ड आपने बना भी दिए हैं जो हिंदी लफ्ज़ में पहले नहीं थे। फिराक कदीम व जदीद अदब के दिलदादा थे और क्लासिकी रिवायतों के अलंबारदार थे। गालिब भी कौन है दोस्तों? क्लासिकी शायर हैं। गालिब भी कौन है? क्लासिकी शायर हैं। फिराक की गज़लों में अंग्रेजी की शायरी रिवायत का परतो नजर आता है, परछाई नजर आती है। आप एक कौन है? अंग्रेजी अदब के प्रोफेसर रह चुके हैं, तो आपने अंग्रेजी को भी बहुत अच्छा पढ़ा है। आपने जो कुछ लिखा है उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजी की परछाई भी क्या आती है, नजर आती है। फिराक ने हिंदू देवमालाओं से अपने कलाम को जीनत बख्शी है और देवमाला अनासिर फिराक की शायरी में जा बजा नजर आते हैं। देवमालाओं यानी हिंदी के लफ्ज़ों को आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। हिंदी की काफ़ी चीज़ों को आपने शामिल किया है, जैसे आपने गज़लों में लिखा है जीवन धारा, संतोष, इस तरह के बहुत सारे वर्ड आपने क्या किए हैं, इस्तेमाल किया है। फिराक की शायरी का लबो लहजा, सुकून, नरमी और ठंडक से पहचान लिया जाता है। लहजे की नरमी और जज्बात की कसक उनकी गज़लों की जान है। फिराक की गज़लों की जान क्या है दोस्तों? लबो लहजा, ठंडा अल्फाज, बड़े प्यार से लिखते हैं, बहुत ठंडेपन से लिखते हैं।
इनकी गज़लों को पहचाना जाता है ठंडेपन से, बहुत जोश नज़र नहीं आता। जिस तरह आज आतिश की, नासिक की गज़लों में जो जोश नज़र आता है वैसा जोश इनकलाब नज़र नहीं आता। उनकी गज़लें पहचानी जाती है एक ठंडे और मध्यम आपने अंदाज में आपने चीज़ों को बयान किया है। हुस्न इश्क उनके यहाँ सिर्फ जिस्मानी तस्कीन और लज्जत का सबब नहीं था, बल्कि रूहानी एहसासात और पाकीज़गी हासिल करने का ज़रिया था। हुस्न इश्क सिर्फ जिस्मानी ओनली फॉर रिलेशन नहीं है, बल्कि क्या है, एक सुकून का बाइस है। हुस्न इश्क किसके लिए किया जाता है? सुकून हासिल करने के लिए, और वो सच्चा इश्क से खुदा ताला से ही किया जा सकता है। अब इनके बारे में अकवाल, जिस बंदे ने इतना ज़्यादा लिखा है, अकवाल बहुत सारे हैं, लगभग 40-50 अकवाल थे, मैंने छाँट के कम कर दिए थोड़े, ठीक है, पर कम करते करते भी काफ़ी सारे रह गए। पता नहीं चला कि कौन सा एग्जाम में आ जाए। जो इंपॉर्टेंट लगे मैंने उनको छाँट के कोशिश की है, आपके लिए रखे हैं। आइए एक एक करके सब पढ़ते हैं। मोहम्मद हसन ने फिराक को उर्दू अदब का जॉनसन और उर्दू शायरी का ऑस्कर वाइल्ड कहा है। ऑस्कर वाइल्ड बहुत ही शानदार लेखक है। बकौल गोपीचंद नारंग फिराक हुस्न जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं। बकौल कलीमुद्दीन अहमद, मैं फिराक को उर्दू गज़ल का एक अहम सुतून तस्लीम करता हूँ। ये आपको रखना है IMP, ये सवाल आ चुका है पहले। बकौल असगर गोंडवी, उर्दू शायरी में आने वाली शख्सियत फिराक हैं। आने वाली शख्सियत कौन दोस्तों? फिराक हैं। बकौल यगाना चंगेजी, यास यगाना चंगेजी कहते हैं, दुनिया से जाते हुए गज़ल को फिराक के ज़िम्मे किए जा रहा हूँ। मैं जब मर रहा हूँ तो मेरे बाद अगर कोई गज़ल लिखता है तो कौन है? फिराक है। बाद में वापस कहते हैं चंगेजी कि फिराक की शायरी हकीकी शायरी की बेहतरीन मिसालें हैं। बकौल मजनू गोरखपुरी कहते हैं कि फिराक जैसी चंद जामे शख्सियत रोज रोज नहीं पैदा हुआ करती हैं, इतना अच्छा लेखक इनको माना गया है। बकौल अजीज अहमद, राशिद और फैज के बाद जदीद नज़्म निगारी के मयार पर सिर्फ फिराक की नज़में पूरा उतरती हैं। बकौल कामिल कुरैशी, फिराक हुस्न इश्क के रसियां हैं। क्या है? रसियां हैं। बकौल नियाज फतेहपुरी, अगर मुझसे पूछा जाए कि आज के शौरा में सबसे दरख्शां मुस्तकबिल किसका है तो मैं तन्हा फिराक का नाम लूंगा। किसने कहा दोस्तों? नियाज फतेहपुरी ने कहा है। बकौल रशीद अहमद सिद्दीकी, फिराक को मैं उस सदी के मौजूदा 50 साल के इस सदी के मौजूदा 50 साल के मुनफरिद और मुमताज गजल गोयों में की सफ में जगह देता हूँ। गजल का जो आइंदा रंग व आहंग होगा उसमें फिराक का बड़ा हिस्सा होगा। ये भी आपको क्या रखना है? IMP है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आखिर में जोश मलियाबादी कहते हैं, अपने फिराक को मैं कर्नों से जानता हूँ, कर्नों से नहीं कई टाइम से जानता हूँ, और उनके अखलाक का लोहा मानता हूँ। मसाइल अलम और अदब पर जब वो जबान खोलते हैं तो लफ्ज व मानी के लाखों मोती पिरो देते हैं। जोश मलियाबादी को भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। और आखिर में है जिगर साहब, जिगर मुरादाबादी कहते हैं, जब लोग हमको भूल जाएंगे उस वक्त भी फिराक की याद ताज़ा रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ फिराक से रिलेटेड कोई भी चीज़ इसमें मैंने छोड़ी नहीं है। UGC नेट तक भी इससे ज़्यादा डीपली आपसे पूछा नहीं जाएगा, बहुत ही डीप कंटेंट है, इससे गहराई से आपसे नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप ये क्लास YouTube पर देख रहे हैं तो ज़रूर बात है ये क्लास अधूरी है। पूरी क्लास देखने के लिए आपको क्या करना है? SK एडुविजन ऐप मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करना है, वहाँ पर ये क्लास आपको कंप्लीट मिलेगी। YouTube पर क्लास सिर्फ आपको अधूरी मिलती है। पूरी क्लास देखने के लिए डाउनलोड कीजिए ऐप। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में एक शानदार टॉपिक, ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।